हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज में। आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिप्थीरिया। कुछ बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि टेस्ट की ओपन नहीं हो रही है, तो टेस्ट देने के लिए आपको मैंने पहले कहा है आप गूगल प्ले ऐप पे जाइए। एंड्रॉइड ऐप है, आईफोन में नहीं चलेगा, वो एंड्रॉइड ऐप है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से शिवांगी नर्सिंग एकेडमी नाम से एक ऐप है, उसे स्टोर कीजिएगा। स्टूडेंट आईडी में पोर्टल में आपको रजिस्टर कीजिए और वहां जाके आप व्यू या क्रिएट टेस्ट में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर? और खुद का आंसर असिस्ट कर सकते हैं, कितने आपके मार्क्स आए वो भी असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहां से आप हर टॉपिक के क्या ले सकते हैं, नोट्स। जो जो मैंने पढ़ा दिए अभी तक उनके सबके नोट्स और टेस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिप्थीरिया। इसको हिंदी में रोहिणी भी बोलते हैं, दिल्ली वाला रोहिणी नहीं, रोहिणी, या इसको नॉर्मली हिंदी में डिप्थीरिया ही बोलते हैं। क्लियर है? डिप्थीरिया की अगर बात करें अपन सिंपली अगर बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया जो वर्ड है वो डिप्थीरिया का मतलब होता है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेदर। डिप्थीरिया का मतलब क्या होता है? लेदर। एक्चुअली होता क्या, डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई रिलीज पावरफुल एक्सोटॉक्सिन, पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। और पावरफुल एक्सोटॉक्सिन क्या करता है, आपका ग्रे येलो कलर की क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है। कहां पर? फेरिंग्स और लैरिंग्स पर, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पर। और ये दिखने में कैसी दिखती है? लेदर की तरह। क्या कह रहे हैं? लेदर। डिप्थीरिया का वर्ड का मतलब क्या होता है? लेदर। लेदर यानी चमड़े की तरह दिखता है। होता क्या एक्चुअली डिप्थीरिया के अंदर, डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट रिलीज पावरफुल एक्सोटॉक्सिन, क्लोस्ट्रिडियम डिप्थीरिया रिलीज करेगा वो ग्रे येलो कलर का, जो किस पे? फेरिंग्स और लैरिंग्स पे डिपोजिट होता है। तो आप जैसे माउथ ओपन करके दिखोगे तो लेदर की तरह वहां एक पपड़ी सी दिखाई देगी। उसका मतलब वो कैसे दिखती है? लेदर की तरह। इसलिए ये वर्ड किससे अराइज हुआ? डिप्थीरिया वर्ड लेदर से। क्लियर है? देखिएगा, अगर अपन ये बात करें डिप्थीरिया की, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। कैसी इलनेस है बच्चों? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। ये हमारे पास में हाई कंटेनिस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है ये। क्लियर है? जो मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। मोस्टली किसको अफेक्ट करती है? चिल्ड्रन में। अडल्ट में बहुत बहुत रेयर चांस है इसके। क्लियर है? ना के बराबर। क्लियर है? इसके अंदर कौन कौन से? तो एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, एक लिम्फेटिक सिस्टम, आईवास में इंडिकोमेट्रियम स्किन, ये कुछ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। यानी मेनली रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, बट लिम्फेटिक और स्किन भी क्या होंगे आपके? अफेक्ट होंगे। क्लियर है? और ये जो अपन अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकनपॉक्स और स्मॉल पॉक्स, सब रेस्पिरेटरी इलनेस थी। ये भी रेस्पिरेटरी है, वो सब किससे हो रही थी? वायरस से। ये किससे होगी? बैक्टीरिया से। बस ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखें। अब अपन सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। और यहां से एक क्वेश्चन आता है आपका, जो आप पढ़ते हैं सिक टेस्ट वगैरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से क्वेश्चन बनेगा वो भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन बच्चों पॉजिटिव एजेंट की। किसकी? पॉजिटिव एजेंट की। पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें तो इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पॉजिटिव एजेंट क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, या इसी को बोलते हैं बच्चों क्लेप्सलोफला बेसिलाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, बीएचयू में, एएमयू में, वेरी इंपोर्टेंट। एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। क्लेप्सलोफला बेसिलाई किसको बोलते हैं? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। या ये पूछेंगे कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? क्लेप्सलोफला बेसिलाई। या क्लेप्सलोफला बेसिलाई से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है? तो डिप्थीरिया। ये बात आप ध्यान रखिए। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लेप्सलोफला बेसिलाई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वैज्ञानिक थे, क्लेप्स और लोफलर, इन दोनों ने इसके बारे में डिस्कवरी करी थी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्लेप्सलोफला बेसिलाई। और ये दिखने में कैसे दिखता है? चाइनीज लेटर शेप। वेरी 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 इंपोर्टेंट, चाइनीज अक्षरों की तरह दिखता है, चाइनीज लेटर शेप। ये क्वेश्चन आ चुका है कि चाइनीज लेटर शेप बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक अलग से आया, वेरी इंपोर्टेंट। एएमयू और बीएचयू दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्लेप्सलोफला बेसिलाई या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, वो कैसा दिखता है? चाइनीज लेटर शेप। चाइनीज लेटर ऐसे होते हैं, इस तरह से दिखेगा ये चाइनीज लेटर जब इसकी कॉलोनी बनेगी तो। क्लियर है?
अगर बात करें अपन कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, तो सबसे पहले बात करते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आप ग्राम स्टडी करोगे तो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव फैकुल्टेटिव एरोब्स बैक्टीरिया। एरोब्स है मतलब फैकुल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा आगे बात करें अपन तो ये नॉन मोटाइल है। इसकी और क्या खासियत है बैक्टीरिया की, नॉन मोटाइल है। क्लियर है। इसके अलावा ये बेसिलाई है। बेसिलाई का मतलब कैसा है, रोड शेप। कैसा बच्चों, रोड शेप। अपन इस बैक्टीरिया की खासियत पढ़ रहे हैं। तो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया और क्लेफ्टोकोकस बेसिलाई एक ही बात है, चाइनीज लेटर से बैक्टीरिया है। कैसा दिखता है, चाइनीज लेटर की। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा एक। दूसरी बात करते हैं कैसा ग्राम पॉजिटिव है, फैकुल्टेटिव एरोब्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करता है, मोशनलेस है। क्लियर है। और बेसिलाई मतलब दिखने में कैसा दिखता है, रोड शेप। कैसा दिखता है, रोड शेप। इसकी अगर बात करें अपन, इसके अलावा इसकी एक और क्या खासियत है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन। इस बैक्टीरिया की क्या खासियत है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। लगभग 535 या 555 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बना होता है। कौन, एक्सोटॉक्सिन। यानी इसका जो जहर है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है वो कौन सा होता है, एक्सोटॉक्सिन। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। इसी की वजह से आगे जाके एक सिम्टम आएगा, सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी आपके फेरिंग्स लैरिंग्स वाले एरिया में, वो इसी पावरफुल एक्सोटॉक्सिन की वजह से। और ये एक्सोटॉक्सिन इनिशियली तो कम डेंजर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी में ये बढ़ेगा एक्सोटॉक्सिन, बहुत खतरनाक है, सेप्टिक शॉक तक कर सकता है, पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन किसका, पॉजिटिव एजेंट का। कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही पॉजिटिव एजेंट है, जिसको क्लेफ्ट, लोफलर, बेसिलाई भी बोलते हैं, क्योंकि क्लेफ्ट और लोफलर नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। दिखने में कैसा दिखता है, चाइनीज लेटर से। ग्राम पॉजिटिव एरोबिक नॉन मोटाइल और बेसिलाई है कौन, आपका कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है एंडोटॉक्सिन। क्या बच्चों, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन की अगर बात करें अपन, एंडोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। ये क्वेश्चन आया है सीएचओ में, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोटॉक्सिन किस सबसरण के, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपो यानी लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं कौन, लाइपोपॉलीसैकेराइड। और एंडोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव कर रहा है पॉजिटिव एजेंट, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन। और ये एंडोटॉक्सिन इसका एग्जांपल है ई कोलाई, इचरीशिया कोलाई, जो आपका नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये ई कोलाई क्या करता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोटॉक्सिन बनाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये एंडोटॉक्सिन किसका बना होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का, जो कि लोकल इंफेक्शन करते हैं। तो दो वर्ड होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एक एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन कौन बनाता है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसके एग्जांपल है क्या, ई कोलाई। और एंडो जो टॉक्सिन है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड है। ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अपने पढ़ने का तरीका आप समझ ही गए होंगे, अपन सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फालतू के रामायण नहीं पढ़ेंगे अपन, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को, ऐसी पढ़ेंगे कि खोल के रख देंगे पूरी टॉपिक को। नेक्स्ट देखिएगा, उसका इसके अलावा इस एक्सोटॉक्सिन जो रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, क्या रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, एक्सोटॉक्सिन। इस एक्सोटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने के लिए एक टेस्ट करते हैं अपन, उसका नाम है इलेक्स टेस्ट। इलेक्स टेस्ट, ELEK', इलेक्स टेस्ट। इलेक्स टेस्ट टू असेस टॉक्सिजेनोसिटी ऑफ क्लोस्ट्रीडियम कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, सी डिप्थीरियाई टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिजेनोसिटी यानी ये टॉक्सिक कितना है, कौन सा, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का जो टॉक्सिन है वो कितना टॉक्सिक है, खतरनाक है, उसको देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलेक्स टेस्ट। एक्सोटॉक्सिन की टॉक्सिजेनोसिटी देखने के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो एलेक्स टेस्ट किसमें यूज लेते हैं, तो डिप्थीरिया में टॉक्सिसिटी को असेस करने में। नेक्स्ट देखेंगे इसकी फैमिली की अगर बात करें, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की, किसकी बात करें अपन, फैमिली की,
तो इसकी फैमिली है कोरोनो बैक्टीरियासिस, फैमिली कौन सी? बैक्टीरियासिस। और अगर बात करें अपन जीनस की, किसकी? जीनस की, तो जीनस है कोरोनीबैक्टीरियम। ये भी बात ध्यान रखना। Corynebacterium difficile is the positive agent, is belong to family Corynebacteriaceae and genus is belong to Corynebacterium। क्लियर है? ये याद रहे तो ठीक है, छोड़ देना बस। पॉजिटिव एजेंट को क्लैप्स मफलर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और कैसा दिखता है? चाइनीज लेटर से। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, अब जो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये कौन? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर कितना तरह का होता है बच्चों? 4 तरह का। कितना तरह का? 4 तरह का। पहला देखिएगा, पहला होगा कोरोनोबैक्टीरियम इंटरमीडियस। कैसा होता है? कोरोनोबैक्टीरियम इंटरमीडियस। दूसरा जो होता है इस फैमिली से जो बिलोंग करता है, दूसरा वो बिलोंग करता है कोरोनोबैक्टीरियम ग्रेविस। और एक इक्वेशन बनेगा, सबसे डेंजर कौन सा है? कोरोनोबैक्टीरियम ग्रेविस। तीसरी इसकी फैमिली होती है कोरोनोबैक्टीरियम माइटिस, कोरोनोबैक्टीरियम माइटिस, ये भी होता है। और चौथी इसकी फैमिली बिलोंग करती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोरोनोबैक्टीरियम बेलफांटिस। ये 4 टाइप के कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही होते हैं। पहला कोरोनोबैक्टीरियम इंटरमीडियस, दूसरा कोरोनोबैक्टीरियम ग्रेविस जो कि सबसे डेंजर होता है, क्वेश्चन बनेगा अगर डीप अगर पूछे तो। तीसरा होता है कोरोनोबैक्टीरियम माइटिस और चौथा होता है कोरोनोबैक्टीरियम बेलफांटिस। ये सारे अलग अलग है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन है? कोरोनोबैक्टीरियम ग्रेविस। ये स्पीसीज है, इसकी सब स्पीसीज किसकी? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। ये तो बात होगी पॉजिटिव एजेंट की। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे नंबर पे अगर बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? बिल्कुल सिंपल सा है। एक्यूट इन्फेक्शन है तो बहुत शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इंक्यूबेशन जो पीरियड है बच्चों वो है 2 से 6 दिन, 2 to 6 डेज। और हो सकता है कोई डिजीज कंडीशन हो तो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, बट मेनली एक ही वर्ड में पूछे तो 2 to 6 डेज का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कम्युनिकेबल पीरियड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कम्युनिकेबल पीरियड उसका बहुत लंबा होता है। देखिएगा 14 to 28 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस। ये थोड़ा ध्यान रखना। इलनेस ऑनसेट ऑन की कितने? 14 से 28 दिन तक के बाद तक इसके इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 14 से 28 दिन बाद तक क्या होता है इसका? तो बताइए, आइसोलेशन की अगर बात करें इसकी, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन से तो एटलीस्ट फॉर 14 डेज, कम से कम कितने दिन तक? 14 दिन तक पर्सन को क्या रखना? आपको आइसोलेट रखना है। थोड़ी बात ध्यान रखें। और इसका कम्युनिकेबल पीरियड 14 to 28 days after onset of illness और isolation at least for 14 days। नेक्स्ट देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड ध्यान रखना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। 2 से 6 दिन, 2 to 6 days। नेक्स्ट अगर बात करें अपन रूट ऑफ एंट्री, या इसी को बोलते हैं बच्चों पोर्टल ऑफ एंट्री। अगर एक ही वर्ड में बात करें तो रूट ऑफ एंट्री कौन सा है? रेस्पिरेटरी रूट। किस रूट से बॉडी में एंटर करता है? ये रेस्पिरेटरी रूट से। क्लियर है? और यह अपन कह सकते हैं रेयरली बाय स्किन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, रेयरली बाय आपके स्किन के द्वारा, आई के द्वारा, जेनिटल्स के द्वारा, आई वास में। और यह अपन बात कर सकते किससे? मिडल ईयर के द्वारा भी ये क्या हो सकता है? बॉडी में एंटर कर सकता है। जैसे हाथ में लगा हुआ है, कान में खुजली करी, कान के थ्रू इंटरनल मिडल ईयर में गया, मिडल ईयर से बॉडी में एंटर कर सकता है। पर मेनली रूट कौन सा है? केवल ये अदर के केवल 5% चांस है, 95% किस रूट से? रेस्पिरेटरी रूट से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें पर वेरी इंपोर्टेंट, रूट ऑफ एंट्री के बाद नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें बच्चों यहां वेरी इंपोर्टेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो एक ही वर्ड में बात करें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज तो छींकने और खांसने से 50 माइक्रोन से लेकर 500 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स 1 मीटर की दूरी तक इनहेल किए जा सकते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, यानी छींकने और खांसने से, बाय कफिंग एंड स्नीजिंग फेंकता है,
तो आपको प्रिकॉशन कौन सा लेना है? जब आप केयर करोगे तो ड्रॉपलेट प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेना है। और रेयरली क्या हो सकता है, डायरेक्ट स्किन लीजन कॉन्टैक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी पर्सन को अभी पढ़ेंगे डिप्थीरिया 3-4 तरह का होता है। एक तरह का होता है क्यूटेनियस डिप्थीरिया, जिसमें स्किन के अंदर लीजन होती है, स्किन को अफेक्ट करता है। हालांकि मेनली किसकी डिजीज है? रेस्पिरेटरी की, लेकिन स्किन को भी अफेक्ट करती है 5% केसेस में। तो अगर स्किन के अंदर डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है और किसी पर्सन के, हेल्थी पर्सन के कट लगा हुआ है, उस अनहेल्थी पर्सन ने हेल्थी को टच किया, तो स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है। 5% चांस है। हालांकि मेनली कौन सा है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। यहां तक को डाउट है? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर बात करें अपन यहां वेरी इंपोर्टेंट एज की अगर अपन यहां बात करें तो वेरी इंपोर्टेंट, मोस्टली एज बिटवीन 1 to 5 ईयर्स, यानी ज्यादातर केसेस में कितने साल तक? 5 साल तक होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं होता है। बहुत रेयरली स्कूलर को हो सकता है, पर अडल्ट को नहीं होता है। नॉट इन अडल्ट। ये अडल्ट की बीमारी नहीं है, ये प्योर कैसी है? चाइल्डहुड डिजीज है, चिल्ड्रन की डिजीज है। और मैक्सिमम कितने साल तक? 5 साल तक के बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, स्कूलर को अफेक्ट कर सकता है, यानी 12 साल तक को खींच के, बट अडल्ट को बहुत रेयर अफेक्ट करता है। नॉट इन अडल्ट, और या कह सकते हैं अपन रेयरली। आई बात में नेक्स्ट एज की अगर बात करें अपन, सीजन वही आपका मोस्टली इन विंटर सीजन। रेस्पिरेटरी डिजीज है तो सब विंटर सीजन में होती है, बट में इन एनी सीजन, एनी सीजन, पर किसी भी सीजन में हो सकती है। ये भी बात ध्यान रखें आप। क्लियर है? ये तो बात हो गई किसकी? जनरल इंट्रोडक्शन की। थोड़ा ध्यान रखना, 5 साल तक के बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अडल्ट होते हैं बट बहुत रेयरली इफेक्ट होते हैं, ना के बराबर। क्लियर है? ये तो होगी जनरल इंट्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, ये जो वेरी इंपोर्टेंट डिप्थीरिया जो है बच्चों, फेरिंग्स को, लेरिंग्स को, गेटिंग माय पॉइंट, नजल म्यूकोसा को, इसके अलावा बात करें तो क्यूटेनियस यानी स्किन को, ये चारों अलग अलग जगह पे अफेक्ट करता है। तो इन 4 स्टेज में सिम्टम आते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ही है, वो है फेरिंजोटॉन्सिलर। कौन सा? फेरिंजोटॉन्सिलर डिप्थीरिया। यानी अगर डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट किसको अफेक्ट करे? फेरिंग्स और टॉन्सिल को। तो क्या साइन सिम्टम आएंगे? देखिएगा, साइन सिम्टम में सोर थ्रोट, क्या होगा बच्चों? सोर थ्रोट एंड फीवर। ये दोनों सिम्टम कंबाइंड आते हैं। दीज आर द अर्ली सिम्टम। या फर्स्ट सिम्टम पूछे तो कौन सा है? फर्स्ट कौन से है? सोर थ्रोट एंड फीवर। ये ध्यान रखना। फेरिंजोटॉन्सिलर में यानी डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, तो फेरिंग्स और टॉन्सिल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? फेरिंजोटॉन्सिलर डिप्थीरिया। फिर फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, नजल म्यूकोसा वगैरह, और आपके कौन स्किन भी अफेक्ट हो सकती है। तो पहले सबसे पहले फेरिंजोटॉन्सिलर होगा तो सोर थ्रोट और फीवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मलाइज होगी, स्नीजिंग होगी और साइनोसिस होगा। क्या होगा? साइनोसिस होगा। कफिंग होगी आईलास में, सोर थ्रोट होगा। ये जनरल सिम्टम है। मलाइज यानी थकान, स्नीजिंग, साइनोसिस। साइनोसिस क्यों होगा? क्योंकि रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, साइनोसिस होगा। कफिंग होगी, सोर थ्रोट। और अगर सीवियर हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? बार्की कफ। क्राउड के अंदर, आपके क्राउड के अंदर बार्किंग कफ होता है, कुकर खांसी टाइप में, तो बार्किंग कफ भी हो सकता है। हालांकि बार्किंग कफ मेनली वुपिंग कफ में होता है, समझ रहे हैं? बट यहां पे भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। सोर थ्रोट, कफिंग, मलाइज, स्नीजिंग ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है तो डिस्पेजिया, खाने में दिक्कत होगी कि नहीं होती? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी आईबास में, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट देखिएगा, ये तो जनरल से फेरिंजोटॉन्सिलर में सोर थ्रोट, फीवर, मलाइज, कफिंग और सोर थ्रोट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? बार्किंग कफ होगी, डिस्पेजिया, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। आप देखिएगा बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट इनिशियली क्या होगा? यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा। इनिशियली वेरी वेरी इंपोर्टेंट, व्हाइट सूडोमेम्ब्रेन
ऑन फेरिंग्स एंड टॉन्सिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इजीली क्या होगी, रिमूवल होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे वायरस का लोड बढ़ेगा 5-7 दिन बाद में, सॉरी बैक्टीरिया का लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया का लोड बढ़ेगा 5-7 दिन बाद में बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, एक्सोटॉक्सिन। अपने पढ़ा कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन बनाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स और टॉन्सिल पे क्या बनेगी, स्पेशली व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन। स्टार्टिंग में कैसी मेम्ब्रेन, सूडो मतलब आवासी एक परत बनेगी, कहां पे, फेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट में, और किस कलर की, व्हाइट कलर की होगी, जो इजीली क्या है, रिमूवल है। अब देखिएगा लेटर स्टेज में, किस स्टेज में, लेटर स्टेज में, दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम, दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया, और ये डिफरेंशिएट करता है अदर डिजीज से। क्लासिकल साइन सिम्टम है, कंफर्मेटिव साइन ऑफ डिप्थीरिया इज लेटर स्टेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर स्टेज में कैसी होगी, ये कलर ध्यान रखना, अभी येलोइश ग्रे और वेरी इंपॉर्टेंट ब्लूइश ग्रे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल स्टेज में क्या होगा आपका, इनिशियल स्टेज के अंदर व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन होगी जो इजीली रिमूवेबल है। लेटर स्टेज में येलोइश ग्रे और ब्लूइश ग्रे सूडो मेम्ब्रेन आपको देखने मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पेनफुल टू रिमूवल, पेनफुल टू रिमूवल, जिसको हटाने में क्या होगा, दर्द होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे दिखती है, लेदर की तरह, और लेदर के वर्ड से किसका अराइज हुआ, आपका डिप्थीरिया। दिस इज द कंफर्मेटिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पैथोग्नोमिक साइन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, पैथोग्नोमिक साइन से मोस्ट पैथोग्नोमिक साइन इज सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या बनेगा, सब बाद में जाए, अर्ली सिम्टम पूछे तो सोर थ्रोट और फीवर। यहां हमें बात करेंगे क्लासिकल सिम्टम, या भी पूछेंगे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, और ये भी कहां बनेगा, सूडो मेम्ब्रेन का बनेगी पोस्टीरियर फेरिंग्स पे, लैरिंग्स पे और टॉन्सिल पे। इस वाले एरिया पे फेरिंग्स, लैरिंग्स और टॉन्सिल वाले एरिया पे सेम रहेगा, ये एरिया वो रहेगा पोस्टीरियर साइड में, कहां कहां पे, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड टॉन्सिलर एरिया में। और ये आप जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स अपने शिवांग नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब बिल्कुल एक एक वर्ड मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है। तो आपकी अगर बात करें, अर्ली व्हाइट होगी, इसको भूल जाइए, आप ध्यान रखना। डिप्थीरिया में येलोइश ग्रे, पहला क्वेश्चन तो सूडो मेम्ब्रेन किसमें बनता है, तो डिप्थीरिया में। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि सूडो मेम्ब्रेन जो बनती है डिप्थीरिया में, उसका कलर कैसा है, तो प्रायोरिटी देना बच्चों येलोइश ग्रे। कैसे देनी है, येलोइश ग्रे। अगर ये नहीं दिया है तो ब्लूइश ग्रे या ब्लूइश ब्लैक दिया है तो उसको प्रायोरिटी देनी है। और ये क्लासिकल सिम्टम है किसका, डिप्थीरिया का। इसके अलावा लेटर स्टेज में क्या होगा, लिम्फोएडिनोपैथी। ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करती है डिजीज, तो क्या देखने को मिलेगी आपको, लिम्फोएडिनोपैथी। और लिम्फोएडिनोपैथी होगी तो वेरी इंपॉर्टेंट, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग होगी, मैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग लाइक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसी दिखेगी, बुल नेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बुल नेक अपीयरेंस किस कम्युनिकेबल डिजीज में होता है, तो डिप्थीरिया में। कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है, बुल नेक किसमें, डिप्थीरिया में, कोई डाउट है। नेक्स्ट क्या, और एक और बुल नेक कहां पे होती है, कुशिंग सिंड्रोम में, वो अलग चीज है, बुल नेक वहां पे भी होती है और यहां पे भी होती है बुल नेक, किसमें, डिप्थीरिया में। इसके अलावा बुल नेक और कहां होती है, कुशिंग सिंड्रोम में, और एक कहां होती है, डिप्थीरिया में। दो जगह क्या होती है, बुल नेक होती है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बुल नेक अपीयरेंस होगी किसकी, पर्सन की, किसके अंदर, डिप्थीरिया में। तो ये होगी बातों साइन सिम्टम की बात। किस फेज की बात करें, फेरिंजियोटॉन्सिलर डिप्थीरिया की। फेरिंजियोटॉन्सिलर डिप्थीरिया में इनिशियली स्टेज है, फेरिंज और टॉन्सिल अफेक्ट होंगे, सोर थ्रोट होगा, फीवर, मलाइज, स्नीजिंग, साइनोसिस होगा, कफिंग, सोर थ्रोट और डिस्पेजिया होगा, फीवर माइल्ड सा होता है। क्लासिकल साइन सिम्टम पूछे तो कैसा, येलोइश ग्रे या ब्लूइश ग्रे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो पेनफुल टू रिमूवल आएगा इसमें। और ये आगे आके यहाँ के जो टॉक्सिन ड्यू टू, और इसका कारण क्या है, एक्सोटॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, जो किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा। ये एक्सोटॉक्सिन इतना पावरफुल होता है कि फेरिंग्स और लैरिंग्स पे क्या बना देगा, आपका
सूडो मेम्ब्रेन बना देगा जो कि येलोइश ग्रे कलर की होगी। आज लास्ट में इसके साथ लिम्फोडेमापैथी होगी तो कैसे दिखेगा, बुल नेक। कैसी नेक, बुल नेक। ये जनरल सिम्टम है किसके, फेरिंजो टॉन्सिलर डिप्थीरिया के। दूसरा होता है लेरिंजो ट्रेकियल। अब देखिएगा इन्फेक्शन नीचे की तरफ जाएगा, पहले फेरिंग्स और टॉन्सिल अफेक्ट हुए, अब फेरिंग्स के नीचे कौन है, लेरिंग्स और ट्रेकिया। क्लियर है, तो अब क्या होगा, लेरिंजो या ब्रोंकाई वाला एरिया तो लेरिंजो ब्रोंकियल डिप्थीरिया। दूसरा टाइप कौन सा, ब्रोंकोल सॉरी लेरिंजो ब्रोंकियल डिप्थीरिया या ब्रोंकियल लेरिंजिनस में। इसमें वही सोर थ्रोट, वही कफिंग बढ़ेगी, बार्किंग कफ देखने को मिलेगी यहां पे। कौन सी कफ, बार्किंग टफ। और कई बार क्या हो सकता है बच्चों, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। डेंजर सिचुएशन में डेथ हो सकती है। धीरे धीरे अगर इन्फेक्शन स्टार्ट गले में था, फिर गले से नीचे चला कहा लेरिंग्स और प्राइमरी ब्रोंकाई की तरफ, तो वहां इन्फेक्शन होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। तो नीड ट्रेकियोस्टोमी। तो किसकी जरूरत है बच्चों यहाँ पे, ट्रेकियोस्टोमी की मैनेजमेंट में। ये हो गया लेरिंजो ब्रोंकियल डिप्थीरिया। तीसरा होता है नजल डिप्थीरिया। ये माइल्ड फॉर्म है, क्लियर है। रनिंग नोज, जनरल सिम्टम आएंगे, फीवर वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथा आपका हो सकता है क्यूटेनियस डिप्थीरिया के साइन सिम्टम की बात कर रहे हैं। क्यूटेनियस डिप्थीरिया किसको अफेक्ट करता है, स्किन को। और ये मोस्टली होता है ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया मतलब इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एरिया के अंदर 5% चांस है, ये बहुत रेयर होता है ट्रॉपिकल एरिया में। स्किन अफेक्ट होगी, यहाँ पे डिप्थीरिया का पॉजिटिव जब कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा तो स्किन में क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, रेडनेस करेगा और पेन। नॉर्मल सिम्टम आएंगे, दर्द होगा, रेडनेस, पेन होगा। स्किन लीजन्स, स्किन में क्या देखने को मिलेंगे, लीजन्स मतलब घाव बन जाएंगे। और कवर बाय ग्रे मेम्ब्रेन, जो किससे कवर होंगे, कवर बाय ग्रे मेम्ब्रेन। बस ये क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा कि क्यूटेनियस अगर डिप्थीरिया है तो उसके अंदर जो लीजन्स हो रहे हैं वो किस कलर की मेम्ब्रेन से, तो ग्रे कलर की मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर होते हैं। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे साइन सिम्टम में ध्यान रखना। अर्ली सिम्टम में फीवर और सोर थ्रोट है। क्लासिकल सिम्टम में क्या है, सूडोमोनाल फॉर्मेशन, जो कैसी है, येलोइश ग्रे कलर की होती है, ध्यान रखना। या फिर ग्रे ब्लैक कलर की या ब्लू ब्लैक कलर की भी कह सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, बुल नेक होगी ड्यू टू लिम्फोएडेनोपैथी। ये तो जनरल सिम्टम की बात होगी बच्चों, किससे रिलेटेड, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप्थीरिया से। अब आइए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, हिस्ट्री और फिजिकल डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में बात करें अपन डिप्थीरिया में, तो अर्ली में क्या करोगे आप, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या देखोगे, बुल नेक वगैरह, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सोर थ्रोट, जनरल सिम्टम, बार्की कफ जनरल सिम्टम होगा, मलाइज वगैरह। इसके अलावा आप ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम स्टेनिंग करोगे कि नहीं करोगे, ग्राम स्टेनिंग अगर आप करोगे तो बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव, पता चल जाएगा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और क्या बनाता है, चाइनीज लेटर सेट। किस सेट में, चाइनीज लेटर सेट की कॉलोनी बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा ग्राम स्टेनिंग। क्लियर है। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, स्वेब कल्चर फ्रॉम थ्रोट एंड टॉन्सिल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दिस इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस वो आप स्वेब कल्चर कर लो, जैसे कोरोना का भी पीसीआर से कर रहे हैं कंफर्मेटिव। स्वेब कल्चर लेके नोज और फेरिंग से, ओरल कैविटी से, और अपन फिर क्या करते हैं, पीसीआर के द्वारा पता लगाते हैं जो रिलायबल है, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट फेल होगी। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है इसकी, स्वेब कल्चर फ्रॉम थ्रोट एंड टॉन्सिल, वहां से स्वेब कल्चर ले और आप कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। मोस्टली ये कैरियर्स को डायग्नोस करने के लिए, किसको, कैरियर्स को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, एक स्टेनिंग होती है अल्बर्ट स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग, अल्बर्ट स्टेनिंग। और एक स्टेनिंग होती है पोंडस स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग, अल्बर्ट स्टेनिंग और पोंडस स्टेनिंग, ये दोनों भी आप कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बाय स्टेनिंग। स्टेनिंग के द्वारा आपको अगर करना है हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, तो अल्बर्ट स्टेनिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है।
पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कंफर्म स्वेप कल्चर। दूसरा क्वेश्चन कि अल्बर्ट स्टर्लिंग किसमें पूछते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आया एम्स पटना में। क्लियर है, एम्स पटना का क्वेश्चन है कि अल्बर्ट स्टर्लिंग किसमें करते थे, डिप्थीरिया में। और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीएचओ का एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 45 नंबर की कम्युनिटी आती है सीएचओ में, और अदर एग्जाम में 10 से 12 नंबर की कम्युनिटी आती है। हर एमई में आप इसको डिटेल में पढ़े, पूरा पढ़ा रहा हूं, एक एक वर्ड आपको डिफरेंशिएट करके। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर बात करें अपन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौर की बात करें अपन, अल्बर्ट स्टर्लिंग कर सकते हैं सब। फिर अपन बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोस्टिक रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, बहुत फेमस जो टेस्ट है वो आपका सिक टेस्ट, SCHICK, सिकल टेस्ट। और एक होता है डिक टेस्ट, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट जेएमसीएस का क्वेश्चन है ये। आदिवास में आरपीएससी के क्वेश्चन आ चुके हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आरपीएससी में, सीपू वगैरह में क्वेश्चन आए हैं। डिक टेस्ट किसमें करते हैं, तो स्कारलेट फीवर में, ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। डिक टेस्ट किसमें, स्कारलेट फीवर में। जिसकी सिक टेस्ट किसमें करते हैं, किसके अंदर, डिप्थीरिया का। वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, ध्यान रखना, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसके अंदर आते हैं, सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। कौन सा टेस्ट है, सिक टेस्ट, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखिएगा सिक टेस्ट की अगर बात करें, इसको खोजा था बेलासिक नामक साइंटिस्ट ने, उसी के नाम पे 1913 में इसको खोजा था बेलासिक नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सिक टेस्ट। क्लियर है। एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, डिटेक्शन टेस्ट है, सिक टेस्ट। क्लियर है। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, क्या क्या पैरामीटर्स है, सब्सटेंस क्या चाहिए इसके अंदर देखिएगा, मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए डिप्थीरिया टॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह का टॉक्सिन चाहिए, एक एक्टिव और इनएक्टिव। डिप्थीरिया टॉक्सिन चाहिए, अमाउंट अलग अलग बुक में अलग अलग है। स्टैंडर्ड अमाउंट की बात करें तो 0.1 ml, कितना ml, 0.1 ml। देखिएगा डिप्थीरिया टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब डिप्थीरिया के द्वारा पैदा किया जाने वाला जहर, बहुत मिनिमम लीथल डोज, एमएलडी लेंगे अपन 1/50, मिनिमम लीथल डोज, यानी जो बॉडी को नुकसान नहीं करे, बहुत कम डोज लेनी है। डिप्थीरिया टॉक्सिन दो तरह का होता है, देखिएगा डिप्थीरिया टॉक्सिन फिर कितने तरह का, दो तरह का। एक तो एक्टिव, यानी एक्टिव है ये, एंटीबॉडी बना सकता है, और एक कौन सा लेंगे, इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या करेंगे अपन, एक्टिव टॉक्सिन लगे उसको लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक क्या करेंगे, फ्लेमिंग करेंगे, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। या इसमें मिला सकते हैं अपन फिनोल, फिनोल मिला के भी क्या करते हैं अपन, इनएक्टिव करते हैं। तो टॉक्सिन जो जहर है वो दो तरह का होता है, एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक्टिव और इनएक्टिव दोनों 0.1 ml लेना है। क्लियर है। किस रूट से देना है, दो सीरीज के द्वारा, तो रूट आपका वही इंट्राडर्मल, हमेशा आपका कोई भी एएसटी स्किन सेंसिटिव टेस्ट करते हो तो इंट्राडर्मल रूट से लेते हो, इंट्राडर्मल रूट से दोगे। साइट, साइड की अगर बात करें तो बोथ हैंड फोरआर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीजी भी एक क्वेश्चन आ चुका है, अपर आर्म कहा था, तो फोरआर्म, फोरआर्म यानी ये वाला एरिया। क्लियर है। फोरआर्म पे आप क्या करोगे, इंट्राडर्मल रूट से अमाउंट 0.1 ml, मिनिमम लीथल डोज, बहुत कम डोज, दो फॉर्म एक्टिव और इनएक्टिव दो अलग अलग लेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट व्यू, रिजल्ट कितने घंटे बाद देखना है, तो 48 to 72 आवर्स लेटर। अरे रिजल्ट कितने आवर्स बाद देखना है, तो 48 to 72 आवर्स, जस्ट लाइक ए बीसीजी। बीसीजी में अपन 48 to 72 आवर्स देखते हैं, एक महीने पूछे तो 72 आवर्स। क्लियर है। अब देखिएगा आपने क्या लगाया, इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन लगाया, दोनों एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। क्लियर है। देखिएगा रिजल्ट इंटरप्रेट करके 48 to 72 आवर्स में रिजल्ट देखिएगा। अब अगर रिजल्ट देखिएगा, फर्स्ट रेडनेस और erythema on active toxoid side and no redness on inactive side, very very important। आईवास में जिस साइड पे, जैसे राइट आर्म पे आपने क्या लगाया,
राइट आर्म में एक्टिव लगाया आपने, तो जहां पे राइट आर्म में एक्टिव लगाया तुमने टॉक्सिन, अगर वहां पे क्या है रेडनेस या एरिथमा है, और ये रेडनेस कितनी होती है 7 से 10 mm की, कितने mm की 7 to 10 mm की अगर रेडनेस है, और कितने हावर्स बाद 48 to 72 हावर्स बाद, यानी जिस साइड में एक्टिव लगाया तुमने उस साइड में रेडनेस, और जिसमें नहीं लगाया है, जिसमें इनएक्टिव लगाया वहां रेडनेस नहीं है, इसका मतलब क्या है वेरी वेरी टेस्ट क्या है पॉजिटिव टेस्ट। अरे टेस्ट क्या है पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया। पर्सन किसके प्रति ससेप्टिबल है, डिप्थीरिया के प्रति, ये थोड़ा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन इज ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया, ये थोड़ा ध्यान रखना। कैरी माय पॉइंट, रेडनेस या एरिथमा ऑन एक्टिव टॉक्साइड साइड एंड नो रेडनेस ऑन इनएक्टिव साइड, और रेडनेस कितनी 7 to 10 mm 48 to 72 आवर्स के आफ्टर देखना, तो पॉजिटिव टेस्ट या क्या बोलोगे पर्सन इज ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया, स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट कंफर्मेटिव कौन सा स्वेट कल्चर, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। दूसरा रिजल्ट देखिएगा, दूसरा रिजल्ट देखिएगा, रेडनेस और इरिथमा ऑन इनएक्टिव इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन टेस्ट साइट, इनएक्टिव साइट, यहां पे इनएक्टिव टॉक्साइड लगाया आपने उस साइड में, तो इसका मतलब क्या है टेस्ट स्यूडो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे स्यूडो पॉजिटिव है, फॉल्स टेस्ट है, या बोल सकते हैं आप फॉल्स टेस्ट है। क्लियर है, या नॉन एक्टिव टेस्ट है, टेस्ट कैसा है नॉन एक्टिव, थोड़ा अपवाद लगे, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको, ध्यान रखना। एक्टिव कब कहता है जब जिस साइड में एक्टिव साइड इंजेक्शन दिया है एक्टिव टॉक्साइड, उस हैंड में अगर रेडनेस है 7 से 10 mm का आफ्टर 48 to 72 आवर, तो टेस्ट पॉजिटिव है, डिप्थीरिया ससेप्टिबल हो सकता है। कंफर्म किससे करोगे स्वेट कल्चर से। अगर रेडनेस और इरिथमा और इनएक्टिव साइड है सूडो पॉजिटिव टेस्ट है, फॉल्स या नॉन एक्टिव टेस्ट है। और देखिएगा बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा, अब देखना आपने यहां जो लगाया है इंजेक्शन, चलेगा लास्ट में बता दूंगा मैं। तीसरा बोथ हैंड रेडनेस, दोनों तरफ एक्टिव और इनएक्टिव टॉक्सिन साइड, दोनों साइड में क्या है रेडनेस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सूडो पॉजिटिव टेस्ट है। सूडो पॉजिटिव इसको प्रायोरिटी देंगे, उसकी तुलना में कहा इसको सूडो पॉजिटिव या फॉल्स, फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, सूडो पॉजिटिव टेस्ट है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा ये ध्यान रखना आप, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है या नर्सेस रोल क्या है, एडवाइस पेशेंट सूडो पॉजिटिव है कोई गड़बड़ है, एडवाइस पेशेंट टू रिपीट द टेस्ट, पेशेंट को कहना है कि तुम्हारा टेस्ट वापस क्या होगा दोबारा करवाना चाहिए, थोड़ा रिजल्ट क्या आ गया सूडो पॉजिटिव है। अगर दोनों हेड में रेडनेस है, किसमें एक्टिव और इनएक्टिव टॉक्सिन साइड में, क्लियर है। और चौथी कंडीशन बोथ हेड नो रेडनेस, दोनों हेड में रेडनेस है, एरिथमा नहीं है, तो टेस्ट कैसा है नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब पर्सन क्या है इम्यून टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के प्रति उसके बॉडी के अंदर क्या है इम्यूनिटी है, ये थोड़ा ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब देखिएगा सिक टेस्ट करते हैं तो नर्सेस रोल क्या है, नर्सेस रोल की अगर बात करें सिक टेस्ट में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवाइस पेशेंट डेट नोट वॉश हैंड और अप्लाई क्रीम ऑन टेस्ट साइट, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। जहां पे तुमने टेस्ट किया है उस साइड पे आपको ना तो हैंड वॉशिंग करनी है दोनों तरफ से, यहां आपने किया फोरहेंड पे, और ना क्रीम लगानी है। ये तो सिक टेस्ट करते समय नर्स का रोल है। फिर आपने सिक टेस्ट में क्या किया 0.1 ml टॉक्सिन, दो तरह के एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में दिया आपने, बोथ हैंड में फोरआर्म पे, रिजल्ट इंट्राडर्मल रूट से दिया, रिजल्ट 48 to 72 आवर्स बाद में देखना है। अगर सबसे पहले रिजल्ट देखना, जिस हैंड में आपने टॉक्सिन लगाया उस साइड में रेडनेस है, और जिसमें इनएक्टिव साइड में रेडनेस नहीं है, तो टेस्ट क्या है पॉजिटिव टेस्ट है ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया। अगर रेड आपने दूसरा कंडीशन रेडनेस और इरिथमा ऑन इनएक्टिव साइड, जहां पे इनएक्टिव इंजेक्शन लगाया टॉक्सिन मुंह से, तो इसका मतलब है सूडो पॉजिटिव फॉल्स या नॉन एक्टिव। अगर बोथ हैंड में क्या है रेडनेस है,
तो सूडो पॉजिटिव टेस्ट है। नर्स का वहां क्या रोल है, एडवांस पेशेंट टू रिपीट द टेस्ट, यानी सूडो पॉजिटिव में टेस्ट को रिपीट करना है। और बहुत हैंड में कोई रेडनेस या एरिथमा नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट है, इसका मतलब पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप है किसके खिलाफ, डिप्थीरिया के खिलाफ। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक टेस्ट। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो बता देना, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है सिक टेस्ट। जबकि डिप टेस्ट किसमें करते हैं, स्कारलेट फीवर। और नर्सेस के क्या रोल है, ये थोड़ा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि डिप्थीरिया से एक ही सीधा क्वेश्चन आता है, सिक टेस्ट किसमें करते हैं, डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, सिक टेस्ट। बस ये ध्यान रखना, कुछ नहीं पूछ रहा तो भी स्क्रीनिंग पूछ रहा तो सिक टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है आपको। डिप्थीरिया मतलब सिक टेस्ट, और स्टनिंग पूछे तो अल्बर्ट स्टनिंग, क्लियर, और प्रोडक्ट स्टनिंग प्रायोरिटी अल्बर्ट स्टनिंग को देनी है। ये तो हो गया डायग्नोसिस की बात। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट, बचावी सुरक्षा है। और प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में बताओ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लोगे कि नहीं लोगे, यानी पेशेंट को, क्लियर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, पेशेंट को डायरेक्ट टच नहीं करना है। और ड्रॉपलेट यानी ज्यादा पास में नहीं रहना, 1 मीटर की दूरी जैसे कोरोना में रखते हैं, मास्क वगैरह यूज करना है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। इसके अलावा नेक्स्ट क्या करोगे, वैक्सीनेशन। क्या करोगे बच्चों, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं वैक्सीनेशन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब धमाकेदार टॉपिक आया आपका वापस, कंटिन्यू देखिएगा। ये तो जनरल बातें हैं, तो बात करते हैं डिप्थीरिया की वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन की। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। कैसी वैक्सीन है ये बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीपीटी कंबाइंड टॉक्सॉइड वैक्सीन है, यानी कंबाइंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। आप पहले तो ये बात करते हैं कि टॉक्सॉइड क्या होते हैं। टॉक्सॉइड क्या होते हैं देखिएगा, आपने वैक्सीन कई तरह की पढ़ोगे होगी, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, इनएक्टिव वैक्सीन, प्रोटीन डेरिवेटिव्स वैक्सीन, अलग अलग तरह की एडजुवेंट वैक्सीन, अलग अलग तरह की वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन में तो क्या होता है, किसी भी वैक्सीन, जैसे पोलियो लाइव वैक्सीन की बात करें तो पोलियो का पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस फर्स्ट मोस्टली होता है और पोलियो वायरस थर्ड दोनों होते हैं। तो पोलियो लाइव के अंदर पोलियो वायरस फर्स्ट और पोलियो वायरस थर्ड, इन दोनों वायरस के लाइव फॉर्म को वीक फॉर्म में बॉडी में देते हैं, यानी बॉडी में लाइवली क्या एंटर कराते हैं, एंटीजन। उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी क्या बनाती है, एक्टिवली एंटीबॉडी। इसे क्या बोलते हैं, लाइव इम्यूनाइजेशन। दूसरा होता है किल्ड। किल्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन उसको किस फॉर्म में देते हैं, किल्ड फॉर्म में। जबकि डीपीटी में टॉक्सॉइड है तो इसमें ना तो एंटीजन ना देके क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस टॉक्सिन इन बॉडी प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव एजेंट which neutralize the toxin produced by causative agent। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बात समझे। जैसे डिप्थीरिया है, कौन है, डिप्थीरिया ने ये जहर बनाया, इस जहर को वीक फॉर्म में क्या बोलते हैं, टॉक्सोइड। अपन डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट को बॉडी में नहीं दे रहे, अपन क्या दे रहे हैं, इसके द्वारा बनने वाले जहर को, पॉइजन को, यानी टॉक्सोइड को बॉडी में दे रहे हैं। बॉडी इस टॉक्सोइड के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो अपन क्या देते हैं, डीपीटी, एक डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्सोइड वैक्सीन है, कंबाइंड तीन का कॉम्बो है, डीपीटी देते हैं अपन, क्लियर है। अपन इसके अंदर पॉजिटिव एजेंट ना देके क्या देते हैं, टॉक्सिन देते हैं, उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी, ताकि इन फ्यूचर डीपीटी का इंफेक्शन हो तो इनके द्वारा जो जहरीले पदार्थ बनते हैं वो तुरंत क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस के खिलाफ अपन कौन सी देते हैं, डीपीटी वैक्सीन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिएगा, तो टॉक्सोइड देते हैं अपन, कंबाइंड टॉक्सोइड वैक्सीन है कौन सी, डीपीटी। देखिएगा डीपीटी की अगर अपन यहां बात करें, शुरू करते हैं अपन, ये कौन सी वैक्सीन देती है, तो अपन ने पढ़ा था कौन सी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर वैक्सीन में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, क्लियर है, कौन, डीपीटी। देखिएगा
अमाउंट देखिएगा डीपीटी का कितना, वही आपका 0.5 ml। रूट आपका वेरी इंपॉर्टेंट IM, साइड डेल्टोइड वगैरह पे लगा सकते हैं, बटक्स पे लगा सकते हैं, थाई पे लगा सकते हैं, मोस्टली डेल्टोइड पे लगाते हैं। 0.5 ml रूट IM। एज देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वीक ऑफ एज, 6 वीक ऑफ एज इन यूनिट, 6 वीक पे यानी 1.5 महीने पे। कौन सी डोज? फर्स्ट डोज, इट फ्री फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी शेड्यूल डीपीटी। दूसरी करते वीक पे 10 वीक्स पे, कौन सी डोज? सेकेंड डोज। 14 वीक्स पे 3.5 महीने पे, कौन सी डोज? थर्ड डोज। यानी 6, 10, 14, 4 वीक के, यानी 2 डोज के बीच में गैप कितना? 4 वीक का, 1 मंथ का। इसके अलावा 16 से 24 मंथ पर कैसी डोज बच्चों? बूस्टर डोज। दिस इज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप। क्लियर है? तो बात करें अमाउंट की, 0.5 ml रूट IM 1, 6, 10, 14 और 16 से 24 वीक पे बूस्टर डोज देते हैं। इसके अलावा आफ्टर 5 ईयर क्या देते हैं अपन? आफ्टर 5 ईयर भी दे सकते हैं अपन, तब देते हैं DT। डिप्थीरिया के लिए क्या देते हैं? DT। आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। DT कितनी देनी है आपकी? वो 0.5 ml रूट आपका वही IM। इसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। DT देते हैं आफ्टर 5 ईयर, पार्टिसिपेट नहीं देते हैं। इसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं देते हैं, IM बुक से देते हैं। क्लियर है? तो अपन ऐसे भी ये दे सकते हैं। और इसकी कितनी डोज लगती है? तो 2 डोज। कितने डोज? आफ्टर 5 ईयर 2 डोज, 4 वीक अपार्ट। कितने महीने की दूरी में? 1 महीने की दूरी में, 4 सप्ताह की दूरी में डोज देते हैं। तो मेन ध्यान रखना 6, 10, 14 और 16, 24 पे बूस्टर लगती है। आजकल उसकी जगह क्या चल रही है? पेंटावेलेट वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? पेंटावेलेट वैक्सीन। 0.5 ml वही रूट IM, समय सेम 6, 10, 14 और 16 से 24। पेंटावेलेट किस प्रोग्राम की देश में? तो मिशन इंद्रधनुष किस प्रोग्राम की दे रही है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी मेजर किलर डिजीज के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा था? 7 किलर डिजीज, जिसके बारे में आपको बताया डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, BCG और पोलियो। डीपीटी क्लियर? यहां पे पेंटावेलेट की बात करें तो पेंटावेलेट के अंदर अब क्वेश्चन क्या देखिएगा, आजकल डीपीटी की जगह क्या आ गई? पेंटावेलेट। पेंटावेलेट में कितनी वैक्सीन होती है? तो 5। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। जो निमोनिया और हेपेटाइटिस मीडिया करता है बैक्टीरिया, ये वायरस नहीं है, ध्यान रखना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा बीच में आ रहा है तो तुम ये मत सोचना कि ये वायरस है। हीम की फुल फॉर्म होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, टाइप बी। तो ये पांचों का कॉम्बो होता है किसमें? पेंटावेलेट में। ये किस प्रोग्राम की देन है? तो मिशन इंद्रधनुष की। क्लियर है? रूट 0.5 ml रूट अमाउंट 0.5 ml रूट IM, एक सेम की सेम है। क्वेश्चन ये है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टारगेट टू कवर 100% इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन कितने ईयर तक? तो 2020 तक। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 तक 100% बच्चों को क्या करना है? कवर करना है। किससे? इम्यूनाइजेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बच्चे पूरे पैदा हो सबको क्या लगने चाहिए? टीके लगने चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना डीपीटी का, समझ रहे आप? और ये मिशन इंद्रधनुष की देन है क्या? पेंटावेलेट वैक्सीन। और टारगेट कितना? 2020 से। और यहां से भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी मिलती है, डीपीटी। क्लियर है? लाइव और किल दोनों का लगभग कॉम्बो होती है। कौन? डीपीटी। आईवास में जैसे डीपीटी में पर्टुसिस किल्ड होती है सिंगल वैक्सीन, जबकि ये सेलुलर फ्रेगमेंट होते हैं टिटनस वगैरह टॉक्सोइड फॉर्म में। तो डोज वगैरह क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वैक्सीन की बात करें अपन डीपीटी की। किसकी? डीपीटी की। ये तो हो गई जनरल बात आपकी। अब देखिएगा इम्यूनिटी कितनी देखिएगा। स्टोर की बात कर लेते हैं डीपीटी को तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी रेफ्रिजरेट करना है इसको, रेफ्रिजरेट करना। और डीपीटी प्रोवाइड वेरी वेरी इंपोर्टेंट 5 इयर्स इम्यूनिटी। डीपीटी का टीका लगने के बाद कितने साल तक डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस से बचाव होता है? तो 5 साल तक। यानी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती है, बार बार आपको डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस के टीके लगाने पड़ते हैं। ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे हैं? प्रोवाइड 5 ईयर इम्यूनिटी। कितने साल की इम्यूनिटी? मात्र 5 साल की इम्यूनिटी। आगे बात में नेक्स्ट देखिएगा,
उसके बाद अब देखिएगा डीपीटी में खराब नहीं हो इसलिए क्या बनाते हैं, एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब एडिशनल सपोर्ट। एडजुवेंट कौन कौन से बनाते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पहला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट कि डिप्थीरिया के अंदर एडजुवेंट कौन सा मिलाते हैं, तो एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द जीएमसीएच क्वेश्चन, जिपमर क्वेश्चन, केरला पीएससी क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर फिक्स वर्ड याद है, बेटा मेन एग्जाम यही है, डब्ल्यूटीसीएल वगैरह, एम्स वगैरह, एम्स नहीं समझ रहे एम्स, तो जीएमसीएच वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है। एडजुवेंट कौन सा मिलाते हैं डीपीटी में, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। आई बस में ये तो बात होगी जनरल इंट्रोडक्शन किसकी, डीपीटी की। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद बात करें साइड इफेक्ट क्या डीपीटी के, छोटा सा टॉपिक है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में देखिएगा माइल्ड साइड इफेक्ट। माइल्ड साइड इफेक्ट की अगर बात करें पर यहां वेरी इंपोर्टेंट, माइल्ड साइड इफेक्ट में फीवर, मलाइज। फीवर सबसे कॉमन होगा साइड इफेक्ट में, माइल्ड है, फीवर हो सकता है, मलाइज हो सकता है, एनोरेक्सिया होगा बच्चों में, वोमिटिंग होगी, क्या होगी, वोमिटिंग। ऐसे जनरल सिम्टम आते हैं तो माइल्ड साइड इफेक्ट। और अगर सीवियर साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो परसिस्टेंट क्राइम ग्रेटर देन 3 आवर्स, 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू बच्चा क्या करेगा, रोएगा। क्लियर है, बहुत सारे साइड इफेक्ट बता रहा हूं डीपीटी वैक्सीन के, बट मेन में भी बता दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन को आ सकते हैं बच्चों सीजर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हो सकती है बच्चे को एनसेफेलोपैथी, ये बात ध्यान रखना। और क्या हो सकता है, सीजर हो सकते हैं, एनसेफेलोपैथी हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है। क्लियर है। इसके अलावा हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्स प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एकदम बॉडी के मसल्स रेस्पॉन्स करना क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। सीजर हो सकते हैं, मोस्ट डेंजर एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इज सीजर, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो बताइए डीपीटी का साइड इफेक्ट क्या है, सीजर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डीपीटी इज contraindicated in children which suffer from seizure. Very 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 important. मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन बन चुका है। जिन बच्चों को सीजर डिसऑर्डर है उनमें कौन सी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज इसका खुद का साइड इफेक्ट क्या है, सीजर। हाँ, आप सीजर, अगर किसी को सीजर है डीपीटी तब दे सकते हो जब मेडिसिन के द्वारा सीजर क्या हो, कंट्रोल। इफ कंट्रोल बाय मेडिसिन देर आप क्या दे सकते हो, डीपीटी वरना नहीं दे सकते। तो सीधी सीधा याद रखिए, ज्यादा अपने को कंफ्यूज नहीं होना। डीपीटी का कॉन्ट्रा इंडिकेटर तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एंसेफेलाइटिस और सीजर, प्रायोरिटी देना सीजर को। सीजर में डीपीटी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। दिस इज द एम्स क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डीपीटी कहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और ये डीपीटी 5 साल तक लगेगी, 5 साल के बाद अलग आएगी, बताऊंगा। डीपीटी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाई फीवर है किसी को हाई फीवर, माइल्ड फीवर में दे सकते हैं, हाई फीवर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना इस बात को। कंफ्यूज में थोड़ा, फीवर में अपन सोचते हैं दे सकते हैं, हाई फीवर नहीं दे सकते, माइल्ड में दे सकते हैं आप, हाई फीवर। इसके अलावा प्रीवियस रिएक्शन टू वैक्सीन, पुराने समय में किससे रिएक्शन हुई थी, पहले किसी को रिएक्शन हो सकती है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है किसी को तो नहीं देनी है। इसके अलावा किसी को सीजर है, क्या बच्चों, सीजर है, क्लियर है, तो भी आपको नहीं देनी है। हर बात में बच्चे को परसिस्टेंट कराई है तो नहीं देनी, पर मेनली कहां नहीं देनी है, सीजर में। पर एक जो साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं उसमें एक और ध्यान रखना, ड्रावेट सिंड्रोम भी होता है उसका साइड इफेक्ट। कौन सा सिंड्रोम, ड्रावेट सिंड्रोम में क्या होता है, मायोक्लोनिक सीजर होते हैं इन्फेंट में। मायोक्लोनिक सीजर क्या, सडन जर्किंग मूवमेंट होगी बॉडी की। मायो यानी मसल, क्लोनिक यानी जर्किंग मूवमेंट, ये क्या होते हैं, सीजर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा।
और ध्यान रखना इसका साइड इफेक्ट और क्या होता है, माइक्रोनिक सीजर, और मेनली का कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीजर में। माइक्रोनिक सीजर इन इन्फेंट क्या कहलाता है, ड्रावेट सिंड्रोम, DRAVETS, ड्रावेट सिंड्रोम। तो ये तो बात हुई बच्चों डीपीटी। डीपीटी 0.5 ml IM 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 3 डोज कंटिन्यू, क्लियर है IM। उसके बाद बूस्टर डोज 16 से 16 to 24 मंथ, एंड देन सेकंड डोज अडल्ट टाइप की डोज लगेगी वो, और डीपीटी में अलग के डीटी लगती है, कितनी 2 डोज लगेगी 1 मंत्राल के अंतराल में, 0.5 ml IM देंगे आप, क्लियर है। डीपीटी के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिलाते हैं, स्टोर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं आप, क्लियर है। और डीपीटी 5 ईयर तक आपको प्रोटेक्शन देती है बेबी को। नेक्स्ट डीटी, नेक्स्ट कौन सी, डीटी चिल्ड्रन में देते हैं आफ्टर 5 ईयर टू लेस देन 12 ईयर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 5 साल से लेके आप देखिएगा ये चिल्ड्रन में भी, फिर डीपीटी तो बचपन में लग गई, इसमें डीटी और लगती है, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस हटा देते हैं। पर्टुसिस नॉट गिवन आफ्टर 5 ईयर, पर्टुसिस नॉट गिवन आफ्टर 5 ईयर। इसका 2 कारण है, बिकॉज इट क्रॉस BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, तो बेबी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पर्टुसिस जो होती है ओनली 3 ईयर तक ही होती है, अरे पर्टुसिस मैक्सिमम 3 to 5 ईयर तक होती है, 5 ईयर तक होती है मैक्सिमम। अगर पर्टुसिस की बीमारी 5 साल बाद होती नहीं है, जैसे ये तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन पर्टुसिस 5 साल बाद होती नहीं है, तो वैक्सीन देने का क्या फायदा। इसलिए 5 साल तक, ये तो पर्टुसिस क्या डिजीज 5 साल तक ही बच्चों को प्रभावित करती है, तो बाद में 5 साल बाद में देना नहीं, इसलिए 5 साल बाद में डीटी देते हैं। और एक दूसरा ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए नहीं देते 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर डीटी किस नाम से आएगी, यानी चाइल्डहुड डोज जो है यंगेज, किस नाम से आते हैं, डीटी से। देखना बहुत छोटा सा अंतर है, कैपिटल डी और कैपिटल टी। वो 0.5 ml रूट आपका IM, क्लियर है। 2 डोज हो गए 1 मंथ के अंतराल से, और इसकी बूस्टर जो डोज लगेगी वो लगेगी 1 साल बाद में, यहां पे इसको छोड़ेगा आप। ये तो चिल्ड्रन डोज। अडल्ट डोज देखना तुम, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अडल्ट डोज को डिनोट करता है स्मॉल डी और कैपिटल टी से, ये अंतर है। यहां तो क्या था, कैपिटल डी, और यहां क्या है, स्मॉल डी, यही अंतर। तो अडल्ट डोज डीटी, अडल्ट डोज ग्रेटर देन 12 ईयर, यानी 12 साल से बड़े बच्चों को देते हैं, वही आपका 0.5 ml रूट IM। 2 डोज के बीच में कितना अंतर, 4 वीक्स का 2 डोज देते हैं कम से कम, और बूस्टर डोज उसकी लगती है अडल्ट के अंदर 12 से 18 महीने बाद। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ये आप डीटी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, डीटी। डिप्थीरिया, इसमें कंपोजिशन क्या है, डिप्थीरिया कितना और कितना है, टिटनस कितना है। तो डिप्थीरिया होता है 10 FL, स्मॉल f कैपिटल F, 10 FL। डिप्थीरिया कितना होता है बच्चों, 10 FL। FL का मतलब होता है फ्लोकुलेशन, यूनिट है FL किसकी, अमाउंट कितना होता है डिप्थीरिया टिटनस। जैसे ये वैक्सीन है, इसमें डिप्थीरिया भी और पर्टुसिस है, तो 10 FL तो क्या होती है, डिप्थीरिया। और वेरी इंपॉर्टेंट 5 FL, टिटनस कितना, मतलब 5 FL। FL फ्लोकुलेशन की यूनिट है, जैसे इंटरनेशनल यूनिट IU होती है, वैसे FL यूनिट है किसकी, अमाउंट की। तो डिप्थीरिया 10 FL लेता है और टिटनस 5 FL। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो है चिल्ड्रन में, किसमें, चिल्ड्रंस में। जबकि अडल्ट में, अडल्ट डीटी कंपोजिशन देखो, डिप्थीरिया लेते हैं बच्चों मात्र 2 FL, स्मॉल डी से लिख रहा हूं, और टिटनस वही आपका 5 FL। हालांकि इसकी रेंज अलग अलग है, डिप्थीरिया 5 से 25 FL तक लेते हैं, और टिटनस 5 से 7.5 तक लेते हैं, पर एक ही वर्ड में पूछे तो 10 FL और 5 FL, क्लियर है। यहां पे अडल्ट में डिप्थीरिया मात्र 2 FL कम लेते हैं उल्टा, और टिटनस 5 से 7.5 यानी एवरेज 5 FL लेते हैं। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर द कंपोजिशन ऑफ डीटी, क्या क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, PGI चंडीगढ़ का क्वेश्चन है, फेवरेट, क्लियर। 2014-18 2-3 बार पूछा गया कंपोजिशन में, डिप्थीरिया में, डीपीटी में, डीटी में डिप्थीरिया कितना होता है, पर्टुसिस कितना होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात होगी बच्चों वैक्सीनेशन की, कोई डाउट है। तो कैपिटल डी और कैपिटल टी तो बच्चों की है, स्मॉल डी और कैपिटल टी वाली डीटी किसकी है,
अडल्ट की है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा अदर मैनेजमेंट क्या करोगे आप। अदर मैनेजमेंट में देखिएगा डिप्थीरिया का अदर मैनेजमेंट। अदर मैनेजमेंट की अगर बात करें अपन, वेरी इंपोर्टेंट, जरूरत पड़ने पे क्या करें, ट्रेकियोस्टोमी। अरे क्या करें बच्चों, ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस है, बुलने करती तो गले को कंप्रेस करती, कॉम्प्लिकेशन पड़ेंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो जान बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी। और जब ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन, रोज पोजीशन या हाइपर एक्सटेंडेड नेक पोजीशन, रोज पोजीशन देते हैं। ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं, मोस्टली ट्रेकियोस्टोमी करते हैं कहां, वेरी इंपोर्टेंट, C2 और C3 लेवल पे, सॉरी T2 T3 लेवल पे। ये बात ध्यान रखिए 2 और 3rd जो रिंग है उसके बीच में करते हैं आप ट्रेकियोस्टोमी। क्लियर है? इसके बारे में और अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर 1.5-2 घंटे का, एक क्वेश्चन हमेशा शोर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद 7 दिन तक रख सकते हैं ट्यूब को। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा अदर मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, किसी को डिप्थीरिया हो चुका है तो डिप्थीरिया एंटीसीरा या एंटीबॉडी दोगे, नहीं दोगे, जो हॉर्स में प्रिपेयर करते हैं, कितने देते हैं, 500 से 1000 IU रूट रहेगा आपका IM। किसी को डिप्थीरिया हो गया तो इमीडिएट देना होने पर 21 दिन बाद नहीं देना है, 21 दिन से पहले दे सकते हो। डिप्थीरिया एंटीसीरा या एंटीटॉक्सिन कितना, 500 से 1000 IU IM। इसके अलावा ड्रग कौन सी दोगे, ड्रग्स आप दे सकते हो बच्चों, प्रोक्वेन, पेनिसिलिन जी, प्रोक्वेन, पेनिसिलिन जी। इसके अलावा बेस्ट ड्रग मानते हैं यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन, में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं बोल रहा हूं एरिथ्रोमाइसिन, बट कैरियर के लिए सबसे बढ़िया ड्रग, जो पर्सन कैरियर है उनको ट्रीट करना है, क्वेश्चन बनाए तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन देते हैं 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट फॉर 14 डेज, पर 2 ग्राम से ज्यादा नहीं देनी है, आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में। इसके अलावा डोनर से रेजिस्टेंस हो तो अमिकासिन दे सकते हैं, और इनसे प्रॉब्लम हो तो क्लेंडामाइसिन दे सकते हैं। रिफाम्पिन दे सकते हैं, ये भी ड्रग है, रिफाम्पासिन नहीं बोल रहा हूं, रिफाम्पिन। और क्या दे सकते हैं, रिफाम्पिन। ये कब देते हैं, जब इन दोनों से एलर्जी हो। प्रोक्वेन, पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन जी सबसे ज्यादा यूजेबल एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी को किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, ये फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक है। क्लियर है? मैक्सिमम एलर्जी भी कौन करती है, पेनिसिलिन, बहुत खतरनाक है। इसकी जो AST करते हैं वो स्किन से करते हैं, बहुत खतरनाक है, हम खूब लगाते हैं, बहुत खतरनाक है, तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्लियर है? बहुत खतरनाक है अगर एलर्जी होती है। और इसका साइड इफेक्ट पूछे तुम्हें, मेन साइड इफेक्ट होता था रसेस हो जाते हैं, सबसे सीवियर साइड इफेक्ट होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जेरिस हेक्सिमर सिंड्रोम। इसका साइड इफेक्ट क्या बच्चों, जेरिक्स हेक्सिमर सिंड्रोम। जेरिक्स हेक्सिमर सिंड्रोम क्या होता है, जैसे ब्लड है, इसमें बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के खिलाफ करे, मेलिन नेगेटिव के खिलाफ काम करती है। तुमने पेनिसिलिन दी तो ये सारे बैक्टीरिया मर गए। बैक्टीरिया जब किल हुए तो उनके द्वारा टॉक्सिन रिलीज हुआ, तो एकदम टॉक्सिन बढ़ेगा, टॉक्सिन बढ़ेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेप्सिस। क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेप्सिस। एक क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, जेरिस हेक्सिमर सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, टॉक्सिन बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया ज्यादा मरेंगे तो उनसे टॉक्सिन जहर निकलेगा, तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, इसका बोलते हैं बैक्टीरियल सेप्सिस। तो ये हो गए इसके मैनेजमेंट। और लास्ट बात कर लेते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन। सिंपल सा, कॉम्प्लिकेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बुलने को लिए तो क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में तो क्या मैनेजमेंट है, ट्रैकियोस्टोमी करें आप। क्लियर है? इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट हो सकता है मायोकार्डाइटिस, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। व्हाई, बिकॉज टॉक्सिन क्या करेंगे, डैमेज करेंगे मायोकार्डिया को। क्लियर है? इसके अलावा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो पॉलीन्यूरोपैथी होगी। क्या होगी, पॉलीन्यूरोपैथी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कम्युनिकेशन में निमोनिया हो सकता है, ये साइड इफेक्ट है, आप ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डाइटिस, पॉलीन्यूरोपैथी और निमोनिया हो सकता है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया। तो ये मैंने बात करी डिप्थीरिया की, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कोरोनाबैक्टीरियम। डिप्थीरिया इज ए ग्राम पॉजिटिव
facultative Arabs, non-motile Chinese letter shape bacteria also known as Klebs Loeffler bacilli. क्लियर है? इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 days रहते हैं. अर्ली सिम्टम फीवर और सोर थ्रोट है. क्लासिकल सिम्टम्स स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑन पोस्टीरियर फेरिंज लैरिंक्स एंड टॉक्सिन पे, ग्रेइश येलो कलर या ब्लूइश ब्लैक कलर की हो सकती है आपकी, जो कि रिमूव नहीं होगा, बहुत हार्ड होगा, लेदर की तरह दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया बोलते हैं उसको. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो. इसके अलावा डायग्नोसिस में कंफर्म स्वेब से और इसके अलावा सिक टेस्ट अल्बर्टसन वगैरह कर सकते हैं. मैनेजमेंट में डीपीटी देते हैं. डीपीटी के बारे में डिटेल में पढ़ा. कैपिटल डी और कैपिटल टी 12 साल से छोटे बच्चों को देते हैं. 10 एप्पल और 5 एप्पल उसमें डी और टी होते हैं. और स्मॉल डी और कैपिटल टी 12 से ऊपर वाले यानी यंग एज को देते हैं. डिप्थीरिया वहां पे 2 एप्पल और टिटनस 5 एप्पल होता है. क्लियर है? इसके अलावा मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं? डिप्थीरिया एंटीसीरा दे सकते हैं 500 से 1000 इंटरनेशनल टाइम. इसके अलावा ड्रग के अंदर प्रोपेन, पेनिसिलिन, जी और एरिथ्रोमाइसिन. हालांकि कैरियर के लिए सबसे बढ़िया ड्रग कौन सी है? कौन सी? एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी में सेहत का ध्यान रखना. और पेनिसिलिन जी इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा. फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक है. मैक्सिमम क्या करती है? ये एलर्जी करने वाली एंटीबायोटिक है. इसका साइड इफेक्ट है जरिस हैरिकमट सिंड्रोम यानी बैक्टीरियल सेप्सिस होता है. कॉम्प्लिकेशन के अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डिटिस, पॉलीन्यूरोपैथी और निमोनिया हो सकता है. यहाँ पे कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनेगा कॉम्प्लिकेशन से. एयर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या करना आपको? ट्रैकियोस्टोमी. तो जुड़े रहिएगा शिवम नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पे. जैसे थोड़ा 3 मई के बाद लॉकडाउन होगा, मुझे लग तो नहीं रहा कि कोचिंग ओपन होगी, तो कोचिंग तो बहुत मुश्किल है. तो अपन तब तक कंटिन्यू, जब तक कोचिंग क्लासेस सरकार परमिशन नहीं देती, अपन जब तक ऑनलाइन पढ़ेंगे. क्लियर है? थैंक यू सो मच. यूट्यूब चैनल को अपने को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और एक सबसे बड़ी कमी आ रही है कि आप लोग ऐप पे जाके टेस्ट नहीं दे रहे हो. आप कितना ही पढ़ लो, जब तक टेस्ट नहीं दोगे खुद को रिलेट नहीं कर पाओगे. और ध्यान रखना, चाहे कोरोना खत्म होगा या नहीं हो, कब खत्म होगा ये तो ईश्वर ही जानता है, अल्लाह ईश्वर ही जानता है. बट जैसे कोरोना खत्म होगा, डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में नौकरियों की बाहर आएगी. एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें सरकार नौकरियां देगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड की बहुत डिमांड रहेगी आफ्टर कोरोना टाइम. और फील्ड में भले डिमांड हो भी नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा. आपका दिन और भविष्य शुभ हो. थैंक यू सो मच.